अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। पैसा पैसा पैसा, सिंध हुकूमत का वही एक रोना। माजी में दिया गया अरबों रुपया कहां गया, उसका कोई जवाब नहीं है। बुलेटिन में आगे चलकर आपको इससे मुतालिक मजीद भी आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सानिहा डहर की ट्रेन हादसे की, जिसने दर्दे दिल रखने वालों को हिलाकर रख दिया। ट्रैक की मरम्मत से लेकर दीगर इकदामात बर वक्त क्यों नहीं किए जाते, इस पर कई सवालात खड़े कर दिए गए हैं। मुसाफिरों ने इंकशाफ किया है कि मिल्लत एक्सप्रेस पहले से ही खराब थी, जिसका रेलवे हुक्काम को भी इल्म था। इकदामात किए जाते तो दर्जनों खानदान मुतासिर ना होते। गुज़श्ता रोज पेश आए ट्रेन हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 63 तक जा पहुंची है। 10 जख्मी अब भी तशवीशनाक हालत में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बड़ी मासूमियत से जिन बच्चों ने सफर शुरू करने से पहले बताया था कि पंजाब जा रहे हैं, वो मौत के सफर पर चले गए। किंजा कराची से हंसते खेलते रवाना हुई, मगर मंजिल पर कफन में पहुंची। विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाले बाप बेटी और नवासा नवासी की इज्तिमाई नमाज जनाजा हुई। घोटकी में अलमनाक ट्रेन हादसा कई खानदानों पर कयामत ढा गया। रमजाना अपने कारपेंटर शोहर आसिफ और बेटियों के साथ बहन की शादी में जा रही थी कि जिंदगी तमाम हो गई। मैयतें शेखुपुरा में आबाई गांव पहुंची तो कोहराम मच गया। हर आंख में आंसू थे और फिजा सोगवार थी। बाप और बेटी को आहों और सिसकियों में मिट्टी के हवाले कर दिया गया। जहानिया में कांस्टेबल दिलबर हुसैन के आबाई गांव में नमाज जनाजा अदा की गई। वरासा गमजदा थे। हादसे में रेलवे इलेक्ट्रिक एग्जामिनर रब नवाज भी जाँ बहक हुआ। डिप्टी कमिश्नर उस्मान अब्दुल्लाह के मुताबिक 10 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। बच जाने वाले खुश नसीब जख्मी मुसाफिर ने हादसे के बारे में बड़ा इंकशाफ किया। स्टेशन को टूटा था। किसका बोगी का? 10 नंबर मिल्लत एक्सप्रेस। हाँ। हमने इनको कहा था कि आप इसको जो है ठीक करवा दें, उन्होंने रिपेयर करके हमें चला दिया। थोड़ी से आगे आते हुए एकदम से फील हुआ कि झटका लगा, गाड़ी का क्लिप टूटा, तो हमारा डब्बा जो है ना पलटी हुआ है। पलटी होते ही वो दूसरे ट्रैक पे जाके गिरा। अभी रगड़े खा रहे था हमारा डब्बा। दूसरी गाड़ी का हॉर्न की आवाज आई है सर सैयद की, तो हम लोगों ने फिर दोबारा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। रेलवे हुक्काम कहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका। तहकीकात के बाद हादसे की वजूहात सामने लाएंगे। घोटकी का ये ट्रेन हादसा कई खानदानों का हादसा है। एक और 1.5 साला बच्ची किंजा, जिसका बाप हादसे में हलाक और मां लापता है, समा ने उसे वर्षा से मिला दिया। एक हादसा और बहुत से खानदान, बच्चे माँ बाप से बिछड़ गए, बहन भाई जुदा हो गए। कहीं जख्मों के दर्द हैं, कहीं अपनों के कर्ब हैं। घोटकी ट्रेन हादसे में जख्मी एक और बच्ची 1.5 साल की किंजा, जिसे सादिकाबाद अस्पताल लाया गया था। बाप उसका जान से जा चुका, माँ का कुछ पता न चल सका। समा ने पता लगाया, उसे घर वालों से मिलवाया। वो लोग लोधरा से सादिकाबाद पहुँच गए। अच्छा लग रहा है बहुत। हम लोग, तुम लोगों ने हमारी मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बच्ची मिल गई, हमें सब कुछ मिल गया। गुज़श्ता रोज भी समा की खबर पर बच्चों के वालिदैन तलाश किए गए, जिनका कुछ पता न था। कोई बोगी तले दब चुका था, कोई लापता हो चुका था। पंजाब हुकूमत ने भी कोशिशें तेज की। अगर खुदा न खासा हम लोकेट नहीं कर पाते तो इनकी जितनी भी चाइल्ड प्रोटेक्शन में हम इनकी एजुकेशन को और इनकी जितनी भी जिंदगी की जो रोजमर्रा की जरूरियात है उसको इंशाल्लाह ताला इंश्योर करेंगे। खबर का असर ये हुआ कि बच्चों के घर वाले उबाड़ो, सादिकाबाद और रहीम यार खान के अस्पतालों में पहुँचे। जुनैरा अपने वालिद से मिल सकी। पोस्ट के मुताबिक हम पहुँच गए रहीम खान, और माशाल्लाह हम शुक्रगुजार है सामान्य वालों के, उन्होंने हम बच्चे हम तक पहुँचा दी। और माशाल्लाह इलाज भी सही हो रहा है शेख ज़ैद में माशाल्लाह। रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल में अब तक एक बच्ची जो शदीद जख्मी है, माँ बाप की राह तक रही है। वजीर बराए रेलवे आजम खान स्वाति ट्रेन हादसे में जांबाग बच्चियों का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए। रहीम यार खान ने शेख ज़ैद अस्पताल के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू में करप्ट अफसरान के खिलाफ ऐलान जिहाद कर दिया।
कहा इंसानी जानों से खेलने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। सिग्नल सिस्टम की बेहतरी के लिए 20 अरब रुपए खर्च हुए, 12 साल गुजर गए, हम आज भी झंडियां इस्तेमाल कर रहे हैं। 20 अरब रुपए की खतीर रकम मुल्क पाकिस्तान ने दी है और हमारे लोग उस चोरी के अंदर मुलव्वस थे। 12 साल उसके गुजर गए, सिग्नल अभी तक उसी तरीके से है, झंडी के ऊपर जो है हम दे रहे हैं। 30 साल तक मतवातर किसी ने ट्रैक पे कोई रुझान नहीं दिया। कौन जिम्मेदार है? मेरे पास 2 रास्ते हैं, जो मेन लाइन है वहीं से गुजर रही है। या तो मैं इस ट्रैक को खुद रिहेबिलिटेट करूं और या ML1 का इंतजार करूं। मैंने रात को भी प्राइम मिनिस्टर साहब को फिर बताया है, खुदारा अब इसका तदारक करना पड़ेगा और लाशें मैं बैसियत वजीर के कम अज कम इस हुकूमत पे देखने के काबिल नहीं। मासूम बच्ची नहीं भूल सकते ये कि मुझे अपने पोते और पोतियां, नवासे और नवासियां जो याद आ रही है, उनकी शक्ल के अंदर किस अपने परवरदिगार को ये जवाब देंगे। ये एक माफिया है, स्क्रैप की ये चोरी कर रहे हैं, टिकट ये चोरी कर रहे हैं, जमीनों और जायदादों पे ये कब्जे कर रहे हैं। जो इसके अंदर मुलव्वस होगा, मैं अल्लाह की कसम खा कहता हूँ कैफर किरदार तक पहुँचाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिदायत है कि टॉप के अफसर को सबसे पहले जो है रोल करना चाहिए। डहर की ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अब ट्रैक की दाईं पटरी का वेल्डिंग ज्वाइंट टूटने की वजह से मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां गिरी। इब्तदाई रिपोर्ट वजीर रेलवे को भिजवा दी गई। चेयरमैन रेलवे का कहना है ट्रैक की मुकम्मल बहाली में हफ्ता लगेगा। रेती स्टेशन के करीब मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां क्यों उल्टी? इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। अब ट्रैक की दाएं पटरी का वेल्डिंग ज्वाइंट से टूटना हादसे की वजह ठहरी। वजीर रेलवे आजम सवाती को रिपोर्ट भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक जोड़ टूटने से मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां डाउन ट्रैक पर गिरी। इतने में सर सैयद एक्सप्रेस आन पहुंची और मिल्लत एक्सप्रेस की कोचिस से टकरा गई। सर सैयद एक्सप्रेस का इंजन और 4 कोचिस पटरी से गिर गयी। रोहड़ी में ट्रेन ड्राइवर ने समा को बताया कि ड्राइवर तहरीरी तौर पर दी गई हिदायत के मुताबिक ही ट्रेन चलाता है। ड्राइवर जो भी होगा ना, 80 की अगर स्पीड है तो 75 से पास होगा, 50 की है तो 45 से पास होगा। वो एक्सेस स्पीड से कभी नहीं पास होते, क्योंकि हमें जो है ना इसकी किताब पे दस्तखत करा के लिए जाते हैं। ट्रैक का जो मसला है ये इंतजामिया का है। अगर इंतजामिया चाहे तो इनको सही करा सकते हैं, मगर इनके पास सोर्सेज नहीं है। बस कोई वजह है जैसे ये ट्रैक जो है ना वो कमजोर पड़े हैं। चेयरमैन रेलवे का कहना है ट्रैक की मुकम्मल बहाली में हफ्ता लगेगा। तकरीबन 30 घंटे लगे हैं और बहाल हो गया है और अभी इसके ऊपर स्लो जो है वो तकरीबन 10 किलोमीटर की स्पीड से अभी इनिशियली ट्रेन चलेगी और ये 1 हफ्ते में ये पूरा जो इसको नॉर्मल करके तो फुल स्पीड पे ट्रेन चलेगी। लेकिन अभी ये जो इसको 3-4 दिन ऐसे स्लो स्पीड पे होगी। रेलवे हुकाम ने एडिशनल GM समेत 3 अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है, जो टंडो आदम और खानपुर सेक्शन का तफसीली दौरा करके ट्रेन ऑपरेशन और सेफ्टी के हवाले से 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। इंस्पेक्शन टीम हादसे का शिकार होने वाली ट्रेन का ब्लैक बॉक्स डेटा भी हासिल करेगी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। कहते हैं जिस ट्रैक पर हादसा हुआ उसके पैसे करप्शन की नजर हो गए। मेंटेनेंस के पैसे कहां गए, इस सवाल का जवाब कोई नहीं देगा। इंक्वायरी कमीशन सिर्फ चोरी छुपाने और मुल्जिम को बचाने के लिए बनते हैं। 1-2 रोज में एक और स्कैंडल सामने आने वाला है। इस मुल्क के अवाम उन्हें इबरत का निशान बना देंगे। इतना बड़ा ट्रेन का हादसा हुआ, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कौमी असेंबली में नहीं आया। ये वज़रा ने कहा कि ये सब अपोजिशन का किया जा रहा है। उस ट्रैक पर जहां पर हादसा हुआ उस ट्रैक की मेंटेनेंस के पैसे कहां गए, ये कोई नहीं करेगा। कमीशन पे कमीशन बनता है, वो कमीशन सिर्फ कमीशन खाने के अलावा कुछ नहीं करते। कमीशनों का यहाँ वाहिद मकसद है चोरी को छुपाना, मुल्जिमान को तहफ़्फ़ुज़ देना। कौन सा स्कैंडल है जो हुकूमत में नहीं हुआ? पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमतें आज वफाक में और पंजाब में, और अभी एक और स्कैंडल इस्लामाबाद में आपके सामने आएगा, वो भी 1-2 दिन की बात है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम इन हुक्मरानों को वहाँ पर पहुँचाएंगे इबरत का निशान हो। सियासत में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं होता। हम एक सियासी जमात है, पीपल्स पार्टी भी सियासी जमात है। जो उनकी लीडरशिप है उनसे मेरी गुजारिश होगी, कुछ ज़र्फ होते हैं तो बात करने का तरीका होता है, वो सीखें। 1948 से 2018 तक कोई इलेक्शन भी शफाफ नहीं है।
और इस वक्त आपको बराह रास्त इस्लामाबाद ले चलेंगे, जहां वफाकी वजीर फवाद चौधरी न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे हैं। अभी तक हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून ने जो इलेक्शन में पिटीशन अदालत में पिटीशन की है और कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक जो है वो नहीं देना चाहिए। हम इसके ऊपर हमें बड़ी तशवीश है और हमें बड़ा अफसोस है कि PMLN ने ये एक पोजीशन ली है। इसके ऊपर हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है। हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको वोट का जो हक इस्तेमाल करने की जो फैसिलिटी है वो देना चाहते हैं, और अब हम पीपल्स पार्टी का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है। नून लीग ने तो जाके इलेक्शन में ये पटिशन ही फाइल कर दी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये राइट ना दिया जाए। इससे ज़ाहिर होता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बारे में उनकी जो राय है वो मुस्बत नहीं है। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है, बड़ी बदकिस्मत बात है। उसकी वजह यह है कि आज पाकिस्तान की अगर करंट अकाउंट डेफिसिट खसारे से बाहर है, आज हमारा जो डॉलर है वो मुसलसल कम हो रहा है, तो उसकी बड़ी वजह उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की रेमिटेंसेस हैं जो वो पाकिस्तान भेज रहे हैं, और जिस तरह जिन फैमिलीज़ के साथ वो जुड़े हों। वफाकी वजीर फवाद चौधरी इस वक्त इस्लामाबाद में काबीना इजलास के हवाले से न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे हैं। नहीं है, हम तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान के बड़े ख़ानदान का एक लाजमी जुज़ तस्वर करते हैं। हम उन्हें पाकिस्तान का एक इंटेग्रल पार्ट तस्वर करते हैं, और ये बदकिस्मती है कि नून लीग ने यह मौक़िफ़ लिया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ ना दिया जाए, और हम इसकी शदीद जो है वो मज़म्मत करते हैं और इसकी तरफ हम इंशाअल्लाह ताला बढ़ेंगे। जहाँ तक EVM का ताल्लुक़ है, EVM के ऊपर जो टेक्नोलॉजी पार्ट है, और इलेक्शन कमीशन ने जो 36 कंडीशंस लगाई थी EVM की, वो तमाम की तमाम मुकम्मल हो चुकी हैं। 3 कंपनीज़ इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के ऊपर हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो एग्जीबिशन या डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन को करवा रही है, और इंशाल्लाह इस हफ्ते में ये अमल प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो 500 मशीनों का हम ऑर्डर देने जा रहे हैं EVM का, ताकि हम जो प्रेस क्लब्स के और जो हमारे बार काउंसिल्स के इलेक्शंस हैं उनको हम EVM के ऊपर ला सकें। तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए हम खुद जो मिनिस्ट्री है वो इसको ऑर्डर देने का इरादा रखती है, ताकि सबके सामने ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो हो जाए। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स की जानिब से एक इब्तदाई रिपोर्ट काबीना को पेश की गई। वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की है अली ज़ैदी साहब को कि इसके ऊपर तेज़ी से काम किया जाए, और हमारी जो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की जो हमारी पॉलिसी है उसको जल्द अज जल्द जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। वज़ीर कानून ने क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स फौजदारी कवानीन इस्लाहात के हवाले से पेशरफ से वज़ीर आज़म को आगाह किया। एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट वज़ारत कानून ने इस सिलसिले में जो है वो ड्राफ्ट की है, और अब वो वज़ीर आज़म के पास उसको लेके आएंगे, और उनकी अप्रूवल के बाद ये जो नए फौजदारी कानून में जो इस्लाहात हैं वो नाफज कर दी जाएंगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का जो पेड अप कैपिटल है उसमें इजाफे की तजवीज़ थी, ऑथराइज शेयर कैपिटल में इजाफे की तजवीज़ थी, ये दोनों जो हैं वो मंजूर कर ली गई हैं। फर्स्ट वुमेन बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी दी गई है। नजीब आगरा वाला नए चेयरमैन होंगे फर्स्ट वुमेन बैंक के। बुशरा एहसान, सबिया सुल्तान, अकबर अली, वजाहत रसूल ख़ान और नगमाना आलमगीर हाशमी इसके बोर्ड में शामिल हैं। इस बोर्ड के मुकम्मल होने से जो फर्स्ट वुमेन बैंक की जो प्राइवेटाइजेशन है उसकी एक अहम शर्त की तकमील हो गई है, और इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट वुमेन बैंक जो है वो बड़ी जल्दी उसकी जो प्राइवेटाइजेशन है उसका अमल अब आगे जो है वो जाएगा। कार्ल्टन होटल कराची की अराजी को अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए बरोकार लाने और पाकिस्तान क्वार्टर्स और जमशेद क्वार्टर्स कराची की रीजनरेशन प्लान की मंजूरी का जो एजेंडा था वो आज मौखर हो गया है। आमिर मोहिउद्दीन BS20 सेक्रेटेरिएट ग्रुप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन तैनात किया गया है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको CCLC में भिजवा दिया गया है ताकि वो उनको देखें। जस्टिस रिटायर्ड ज़िया परवेज़ साहब को कमीशन ऑफ इंक्वायरी बराए लापता अफराद
यानी कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस में बतौर मेंबर तैनात करने की मंजूरी दी गई है। ये जो नशिस्त है ये खाली हुई थी कि जस्टिस रिटायर्ड गौस मोहम्मद साहब 27 दिसंबर 2020 को इंतकाल कर गए थे और उनकी जगह ये तैनाती जो है वो की गई है। काबीना ने इक्तसादी राब्ता कमेटी के 21 मई 2021, 26 मई 2021 और 2 जून 2021 के फैसलों पर गौर किया और इनकी तौसीक की। इसमें 50 अरब रुपए का एहसास प्रोग्राम में एक और उसके लिए जो है वो भी शामिल है और एहसास प्रोग्राम को एक मज़ीद मौसर करने के लिए ये किया गया। इस वक्त तक तकरीबन 17 मिलियन लोग यानी 1,70,00,000 लोग जो हैं वो एहसास प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और इस प्रोग्राम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इसकी जो डाटा है उसको अब डिजिटलाइज किया जा रहा है और एहसास प्रोग्राम मुकम्मल तौर के ऊपर इसमें शफाफियत लाने के लिए इसको मुकम्मल तौर के ऊपर डिजिटलाइज जो है वो उस निज़ाम के तहत इसको चलाया जा रहा है। इसका सर्वे तकरीबन 91% जो नया सर्वे है वो 91% मुकम्मल हो गया है और 100% फवाद चौधरी वफाकी काबीना इजलास के हवाले से न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे हैं। उनका कहना है कि कनाडा में पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर दुख और मजम्मत का इजहार किया गया है। मगरिब में बढ़ते इस्लामोफोबिया का तदारुक ज़रूरी है। वज़ीर आज़म इस्लामोफोबिया पर मगरबी ममालिक को तवज्जो दिला चुके हैं। अदालती कार्रवाई का जिक्र। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने वज़ीर आला सिंध पर 30 जून को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया शरीक मुल्जिम मोहम्मद अली बैरून मुल्क रुपोश हैं, जिस पर अदालत ने मोहम्मद अली को इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट्स जारी कर दिए। अदालत ने वज़ीर आला सिंध समेत तमाम मुल्जिमान को 30 जून को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। मुराद अली शाह कहते हैं फर्द जुर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्लांट पर केस बनाया गया वो 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ। करते रहे भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो केस मेरे ऊपर डाला गया है वो उस प्लांट का है जो 1 मिनट भी बंद नहीं हुआ, डिस्पाइट कि आपने सारे लोग उनके अंदर किए, मेरे ऊपर केस किया, जो भी उसके साथ एसोसिएटेड उसके ऊपर केस किया। वो प्लांट उसके बावजूद जब शुरू हुआ है 1 सेकंड भी बंद नहीं हुआ और कराची को 100 मेगावाट बिजली कंटिन्यूसली दे रहा है। मेरी जो है ना बाइज्जत बरियत इसी में है। बात खत्म। पेशावर में सफाई ना होने और गैर मयारी ऑक्सीजन सिलेंडर के इस्तेमाल से कोरोना के बाद ब्लैक फंगस बीमारी फैलने का खदशा है। सूबे के दूसरे बड़े तदरीसी अस्पताल में मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए 12 मरीजों का इलाज किया गया। राहम यूसुफजई की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस में गैर मयारी ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल साबित हो सकता है खतरनाक। अगर बर वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर की सफाई ना की तो फैल सकती है एक और बीमारी जिसका नाम है ब्लैक फंगस। खैबर टीचिंग अस्पताल को अभी तक 12 शिकायतें मौसूल हो चुकी हैं। हमारे यहाँ अभी जो ENT सर्जन हैं उनके पास कुछ केसेस आए हैं जो उसने रिपोर्ट किए हैं कि ये केसेस जो है ये चूँकि इन पेशेंट में जिनको कोरोना हुआ है उनमें जो है ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अस्पताल डायरेक्टर को लिखे गए खत में ENT वार्ड के इंचार्ज ने वाज़ेह किया कि अस्पताल में सफाई ना होने से ब्लैक फंगस ऑक्सीजन सिलेंडर की तह में मौजूद होने का खदशा है। इस बीमारी के लिए एक ड्रग स्पेसिफिक जो है एम्फोटेरेसिन ड्रग यूज़ होता है जो कि इसके लिए स्पेसिफिक है और वो कॉस्टली है बहुत। तो प्रिवेंशन के लिए पे तौर पे उन्होंने जो है एक लेटर लिखा है कि हमें जो है अपनी जो स्टरलाइजेशन प्रोसीजर्स हैं पूरे प्रोविंस में बल्कि पूरे मुल्क पे जो है उसको जो है अलर्ट्स इशू करने चाहिए। अस्पताल इंतजामिया ने ज़ेर इस्तेमाल तमाम ऑक्सीजन सिलेंडर की सफाई का फैसला कर लिया। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ रहम यूसुफजई, समा, पेशावर। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद जो ड्रोन सर्विलेंस तक की जो सहूलत है वो भी ख़त्म की जा चुकी है। सो इस वक्त जो तमाम अड्डे हैं वो पाकिस्तान के अपने इस्तेमाल में हैं और इस वक्त किसी बैरून मुल्क ये अड्डे देने का ना तो कोई बातचीत चल रही है और ना ही इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को अड्डे दे सकता है। और तीसरी बात यह है कि इसके मुतालिक एक वाज़ेह पॉलिसी स्टेटमेंट हमारे वज़ीर ख़ारजा सेनेट के फ्लोर पर दे चुके हैं। मैं ये निकाल रहा था कि सबका पेमेंट कितनी है, लेकिन एक की 75,000 है, एक की 20,000 है, लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको जो है अभी आपको टेक्स्ट मैसेज जो है वो कर देंगे। जी नसीम
कल हुआ है और तकरीबन आपकी गवर्नमेंट को 3 साल हो गए, तो ये कौन इसका जिम्मेदार है? इन ट्रैक्स को क्यों नहीं बहाल किया जाता या इनकी क्यों नहीं मरम्मत की जाती ताकि आइंदा फ्यूचर में इस तरह के हादसा ना हो? शेख रशीद साहब के ज़माने में भी काफ़ी हादसा हो रहे थे, अब फिर हादसा हुआ है, तो इसकी रोकथाम। नसीम साहब, ये बात तो बिल्कुल सही है और इसमें कोई शुबा नहीं है कि रेलवे के निज़ाम को बेहतर किया जाना इंतहाई अहम है। लेकिन मसला ये है कि जो इदारे हैं या ख़ुसूसन जैसे रेलवे जैसा इदारा है, आप उसको सिर्फ एक फूंक मार के 2 सालों में या 2.5 सालों में ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए एक तवील मनसूबाबंदी चाहिए होती है और इसीलिए जब PMLN को जब सवाल करते हैं कि आप इतना तवील अरसा आप बरसर इक़्तिदार रहे तो आपने इन ट्रैक्स के ऊपर पैसा क्यों नहीं लगाया? और आपने ट्रैक्स के ऊपर पैसा लगाने के बजाय 300 अरब रुपए की ऑरेंज ट्रेन लाइन लाहौर में बना दी कर्जा लेकर के CPEC से, और वो 12 अरब रुपए के खसारे में है, वो पैसे हमें देने पड़ रहे हैं, उसके ऊपर सवारी जो है वो कोई है नहीं। और इस तरह की जो एक लग्जरी पॉलिसीज़ PMLN और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने ली, उसके नतीजे में हमारे इदारे बिल्कुल तबाह व बर्बाद हैं। चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे PIA हो, चाहे PTV हो, APP हो, इन तमाम इदारों को बाकायदा दीमक की तरह ये लोग जो हैं इन्होंने उसको तबाह बर्बाद किया है। और हम तो इमरान खान की हुकूमत तो जब से आई है, हम तो ईंट नई बुनियादें रख रहे हैं हर इदारों की। तमाम इदारों को आपको नए सिरे से बनाना पड़ रहा है। और रेलवे के लिए जो ML1 का हमारा प्रोजेक्ट है, जो तकरीबन $7 अरब का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जो है ये जब मुकम्मल होगा तो आपका रेलवे का निज़ाम मुकम्मल तौर के ऊपर जदीद हो पाएगा। ये कहना कि हम 2 सालों में या 3 सालों में रेलवे को बिल्कुल जो है वो ऐसा कर दें कि कोई हादसा ना हो या कोई ज़रूरत ना हो, ये मुश्किल है ये बात कहना। जी अब ये रेलवे का जिस तरह जिक्र हुआ है, इसमें मतलब आप इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे कि मतलब रमेश लाल ने पिछले मतलब काफी अर्सा पहले एक रिपोर्ट में बताया था कि इस ट्रैक के ऊपर किसी वक्त भी हादसा हो सकता है और ये पूरा हादसा रुनुमा हो गया। अब आप उनको जिम्मेदारों को क्या उनको बताएं क्या जो ही इमीडिएट रिपोर्ट आएगी, आज़म सवाती साहब ने जो है ये कहा है कि जो ही इनिशियल रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर वो फ़ौरन एक्शन लेंगे। PSL भी होने वाला है और भी जो ट्विटर की हमारी सीरीज है, फिर मुतबादल इक़दाम पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो क्या ऑप्शंस क्या है, लोग देखते हैं, उसमें रेवेन्यू भी होता है, ये सारी चीज़ें जो है। नहीं, ये तो एक क्राइसिस है, जाहिर है कि आपकी बात सही है, क्रिकेट देखना भी ज़रूरी है और इसके लिए एक पूरी मनसूबाबंदी जो है वो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये फवाद चौधरी मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं इस वक्त, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम भारत से कोई कारोबार नहीं कर सकते। काबीना ने भारतीय कंपनी से PTV को मुआहिदा करने की मंजूरी नहीं दी है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज पाकिस्तान में नहीं दिखा पाएंगे। जनूबी एशिया के तमाम राइट्स भारत के पास हैं। आगे देखिए, पहाड़ों में जंगल। वज़ीर आला सिंध ने वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में सिंध का हिस्सा कम रखने पर सख्त इजहार बरहमी किया है। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान मुराद अली शाह ने कहा कि SIDCL को ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाएं, वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, मज़ाहमत करेंगे। मैंने अपने खत में लिखा और मैं रिपीट करता हूँ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए इधर, वी विल रेजिस्ट। इस तरीके से सिंध को ट्रीट ना करें, 2 पाकिस्तान ना बनाए। खर्च आप करें, हमसे कंसल्ट तो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद चोर डाकू शुरू करते हैं और उसी पे खत्म करते हैं। सिर्फ चोर डाकू कह के अपने 5 साल गुजार देंगे आप। जख्मों पे नमक छिड़कना कोई इनसे सीखे, कोई इनसे सीखे। ये पैसे 70% सिंध से जा रहे हैं आपके पास, हम एक ढेला नहीं देंगे, ये भी कहा गया था। मैंने अपने आखिरी खत में लिखा है कि मुझे लगता है कि मैं बहरों लोगों से बात कर रहा हूँ। जब मैंने पहली बार प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखा तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की। मिनिस्टर साहब ने मुझसे फोन पे बात की, कहते कि आप फलानी जगह आ जाए मुझसे मिलने, एक स्टेट मिनिस्टर। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, रोड बना दो, मुझे आपकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है, ये रोड बना दो। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ये आपके प्रोग्राम के नाम से चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम, अच्छा लग रहा है कि एक UC की सड़क बनाने के लिए आप प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे हैं कि फलानी ओताक पे मैं स्कीम बना रहा हूँ। किसी के मुंह से निकल गया उधर, क्योंकि क्या करें, हमें MPs MNAs का प्रेशर होता है, बजट पास भी कराना है ना भाई।
नए माली साल के बजट से पहले पाकिस्तान और IMF के दरमियान अहम मुज़ाकरात जारी हैं। टैक्स हदफ, बिजली की कीमतों, गैस टैरिफ पर ताहाल हतमी फैसला न हो सका। नुमाइंदा IMF का मुमकिना डेडलॉक पर तबसरे से गुरेज। हुकूमत का टैक्स नेट बढ़ाने पर इसरार है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। $6 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त के हसूल के लिए नया इम्तिहान। वफाकी बजट से पहले पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। नए माली साल के टैक्स हदफ, इजाफी टैक्स लगाने, बिजली और गैस टैरिफ बढ़ाने और अहम शोबों को हासिल छूट के खात्मे पर ताहाल इत्तफाक न हो सका। हुकूमत 200 से 300 अरब के इजाफी टैक्स लगाने के बजाय टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पर मुसर है। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा मारिया ट्रेसा का जारी मुज़ाकरात में डेडलॉक पर तबसरे से गुरेज। समा से गुफ्तगू में कहा, IMF प्रोग्राम के तहत छठे जायजा के तकनीकी मुज़ाकरात हो रहे हैं। फिलहाल पूरी तफसीलात नहीं बताई जा सकती। हुकाम वज़ारत खजाना के मुताबिक मुज़ाकरात की कामयाबी पर बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त मिलने का इम्कान है। 2019 में तय पाने वाले कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान अब तक $2 अरब हासिल कर चुका है। कराची में तेल चोर माफिया सरगर्म। मुनज़्ज़म तरीके से कुकिंग ऑयल चोरी किए जाने का इंकशाफ हुआ है। समा की टीम ने काले धंधे की वीडियो बनाने की कोशिश की तो माफिया के कारिंदों ने हमला कर दिया। कैमरा छीनने की कोशिश की, संगीन नताइज की धमकियां और रिश्वत की भी पेशकश की। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट देखिए। पोर्ट कासिम, जहां रोजाना करोड़ों का बिजनेस होता है। 200 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स बंदरगाह से खाने का तेल लेकर कंपनियों को सप्लाई करते हैं, लेकिन रास्ते में इन टैंकरों से मुनज़्ज़म तरीके से तेल चोरी किया जाता है। माफिया के कारिंदे सुजुकी और ड्रम के साथ मखसूस मकाम पर मौजूद होते हैं। बंदरगाह से निकलने के बाद ड्राइवर चंद मिनटों के लिए टैंकर को साइड पर रोक लेता है और जहां पहले से मौजूद ड्रम को वॉल लगाकर तेल से भर लिया जाता है। समा की टीम ने इस काले धंधे की वीडियो बनाने की कोशिश की तो माफिया के कारिंदों ने हमला कर दिया। कैमरा छीनने की कोशिश की, संगीन नताइज की धमकियां दी। बात कर लेंगे हम लोग। बात कर रहे हैं यार। बात कर रहे हैं, वो उससे बात करो, मुझसे बात नहीं करो, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा। आप अपना काम करो, उससे बात करो, मुझसे बात नहीं करो। तेल चोर माफिया को हमने रंगे हाथों पकड़ लिया। माफिया के सरगना मुदस्सिर जट और उसके साथी बिलाल ने हमें रिश्वत की पेशकश से गुरेज नहीं किया और बड़े एतमाद से कहा कि उसकी पुलिस समेत सबसे सेटिंग है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो आपका हिसाब किताब है हफ्ते का वो मैं देता हूँ। नहीं, हिसाब किताब की सुनो शाहनवाज भाई, तो भाई अब भाई भी बोला या फिर मुझे भाई नहीं बोला। होता कुछ नहीं है, आप खबर लगा दोगे। वक्ती दौर है, ये काम कर देंगे, कोई और आ जाएगा। है नहीं, काम रुकने वाला नहीं है। मेरा ख्याल कम बेचे 75 FIR है लोगों के ऊपर, तेल वालों के ऊपर। पुलिस मुझे बनती है यार, जाऊंगा दूसरे 5,000 की जमानत लेके कितने लोग करते हैं यहाँ पे और बहुत सारे करते हैं यार, 2-3 पार्टियां करती हैं। इस काम से जुड़े एक कारिंदे ने धंधे के बारे में अहम इंकिशाफात किए। भाई ये जो कांटे वाले हैं ये भी मिले हुए हैं और इसके अंदर ये जो ड्राइवर हजरात हैं बीच में पानी रखते हैं गाड़ी के अंदर, फिर वो वजन करके गिरा देते हैं और जो चौकीदार होता है उनके साथ मिला होता है। रोजाना तकरीबन लाख रुपए एक आदमी कमा रहा है। ये 4 बंदे काम कर रहे हैं। ये तकरीबन कोई 150 गाड़ी है। 150 में कोई कम से कम 70-80 गाड़ी TT को माल देता है और बके जो बाहर आते हैं वो बिलाल और मुतसिर को देता है। टैंकर से वो 150 किलो 200 किलो माल लेते हैं, बोरी में भरता है, फिर वो कस्टम का सिक्योरिटी की मदद से वो बाहर निकालते हैं। जो गाड़ी अंदर नहीं देते वो बाहर आता है। तेल चोरी का ये धंधा बंदरगाह के बाहर ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी स्टाफ की बोबैयाना मिली भगत से बंदरगाह के अंदर भी कल की तरह आज भी जारी है। चोरी के ये तेल दुकानों और कारखानों को फरोख्त किए जाते हैं। रोजाना होने वाले लाखों रुपए के इस धंधे से पुलिस ने भी मुबैयाना रिश्वत की एवज आंखें बंद कर रखी हैं। कैमरामैन फरहान यूसुफ और इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।